Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks। तो गाइज आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे स्टॉक में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दो स्टॉक में डिस्कशन करेंगे हम। पहले सबसे पहले मैं पहला स्टॉक डिस्कस करूंगा। ये मैं खैर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक स्टॉक जिसमें मैंने लगभग 3 लाख का प्रॉफिट बुकिंग किया है रिसेंटली, उसके फ्यूचर के लॉट थे मेरे पास एंड बढ़िया काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मजा आ गया। दूसरा स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही अच्छा बैंक जो मेरे पोर्टफोलियो में काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। आज कोइंसिडेंशियली एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास रिलेटेड टू दिस बैंक जो मैं अभी शेयर करूंगा आपके सामने। एंड मैसेज बहुत ही फनी था फॉर मी, वो मैं आपको मैसेज भी बताऊंगा क्या था। उससे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो खैर मेरे पास उनका मैसेज आया था कि सर बंधन बैंक बहुत ही घोटिया स्टॉक है, सबसे घोटिया स्टॉक है। तो ही माइट बी फ्रॉम बंगाल। बाय द वे यार मैं लैंग्वेज का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई लव बंगाली लैंग्वेज, काफी प्यारी लैंग्वेज होती है वो। लेकिन इस तरीके का उनका मैसेज था कि बंधन बैंक सबसे घोटिया स्टॉक है। मैंने कॉल लगाया उन्हें। मैं कहा क्या हुआ सर, बंधन बैंक में ऐसा क्या हुआ? सर बंधन बैंक गिरे जा रहा है सर, बहुत ही घटिया स्टॉक है। मैं कहा ऐसा क्या हो गया, स्मॉल कैप कंपनी है, 1% डालना था आपने, कितना डाल दिया? सर मैंने बंधन बैंक में 10% डाल दिया। मेरे 10 लाख का पोर्टफोलियो था, 10 नहीं आई थिंक या 4 लाख। मेरे 4 लाख का पोर्टफोलियो था एंड मैंने 4 लाख में से 1 लाख रुपए, एक नहीं सॉरी 40 हजार, 10%, मैंने 4 लाख में से 40 हजार रुपए बंधन बैंक को एलोकेट कर दिए हैं। तो यार मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि अपॉर्चुनिटी में सारा पैसा नहीं डालना होता किसी भी एक स्टॉक में। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रूल्स हमें फॉलो करने हैं। रिसेंटली यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कई सारी वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन टॉपिक ही आ रहा है। बिकॉज सबसे बड़ी मिस्टेक जो कोई भी रिटेलर करते हैं ना, वो मिस्टेक जनरली यही होती है कि वो डाइवर्सिफाई सही से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टॉक के गिरने पे डर लगता है। ठीक है, तो अब बंधन बैंक एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो यार मैं किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में अपने 1% पोर्टफोलियो से ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करता हूं। मैं बेशक रूल ब्रेक कर देता हूं, आप रूल ब्रेक मत करना। बंधन बैंक में मेरा लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगा हुआ है। एंड बंधन बैंक कैसी अपॉर्चुनिटी है मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा अगेन। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई भी टिप नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडेंस की वीडियो है कि मैंने बंधन बैंक क्यों खरीद रखा है और मुझे बंधन बैंक क्यों अच्छा लगता है, बस उसकी वीडियो है। ये स्टॉक जीरो भी जा सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कंपनी जीरो चली गई तो, क्योंकि मेरे पास 40 और कंपनियां हैं जो मेरे को अच्छा प्रॉफिट देंगी। जितना मैंने बंधन बैंक में लगा रखा है उतना तो मैंने एसबीआई कार्ड में पिछले 2 महीने में कमाया है। वो भी मैं आपको अभी जो है शो करूंगा 2-4 मिनट बाद। ठीक है, तो पहले एक बार बंधन बैंक को स्टडी कर लेते हैं, इसके बिजनेस को, फाइनेंशियल्स को, टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि बंधन बैंक में क्या अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो का काफी इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो स्टॉक, खैर उसका नाम आपको बता ही दिया मैंने, एसबीआई कार्ड, जहां पे मैंने लगभग 3 लाख की प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अभी मुझे उस स्टॉक में क्या नजर आता है, दोनों चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, परफेक्ट गाइस। तो सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो दिस इज बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक आप देख पा रहे हैं, मार्केट कैप 24,000 करोड़ है, मिड कैप कंपनी है, पी रेशियो मात्र 10 की है, आरओसी 7 है, डेट टू इक्विटी, सर लोन तो बहुत ज्यादा है। यार फाइनेंस कंपनी में हमें लोन से फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलेंगे सर लोन जो कर्जा होता है ना, आप हमें हमेशा सिखाते हो कि लोन डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम होनी चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपकी लर्निंग सही है। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज का नेचर ही है लोन लेके लोन देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंधन बैंक के नीचे आऊं तो इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ये जो 1,50,000 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे बोरोइंग दिख रही है, ये एक्चुअली में इनकी लोन बुक और डिपॉजिट बुक भी सिमिलर साइज की है। मतलब लोग बंधन बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर लोग बंधन बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बंधन बैंक आगे लोन दे पा रहा है। क्योंकि बंधन बैंक आगे लोन दे पा रहा है, पैसा डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, लोन का साइज भी बढ़ रहा है, तो उसके बीच का जो इंटरेस्ट बैंक जनरली चार्ज करते हैं, आपको 6-7% बैंक इंटरेस्ट देते हैं और सामने वाले से 8-10-12-15% जो भी है वो चार्ज करते हैं। तो वो नंबर भी बढ़ने वाला है। तो दिस क्लियरली शोज कि बंधन बैंक का बिजनेस अच्छे से बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो बंधन बैंक इज अ गुड कंपनी। ठीक है, बाय द वे मैं यहाँ पे अगर क्वार्टरली भी देखूं तो दिसंबर 2021 में 3,000 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ के हो गए 3,800 करोड़, बढ़ के हो गए 4,600 करोड़, बढ़ के हो गए 5,400 करोड़। हर दिसंबर में ग्रोथ है, मार्च क्वार्टर्स में भी ग्रोथ है, जून में भी ग्रोथ है, सितंबर में भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ मेंटेन है सेल्स में भी। और अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूं, 2021 दिसंबर में थे 800 करोड़, देन अच्छा यहाँ पे कम हो गए थे 2,100 करोड़। यहाँ पे देखो कम होने का रीजन आपको क्लियर दिखेगा।
बैंक्स ने अपने एनपीए क्लियर किए थे। आपको यहां पे एनपीए दिख रहे होंगे, नेट एनपीए 3.1%, वो रिड्यूस हो गए हैं यहां पे 1.8%। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेट एनपीए के रिड्यूस होने का मतलब है कि बैंक्स ने जो एनपीए थे उनको राइट ऑफ कर दिया है, उन्हें जीरो मान लिया है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में बैंक्स को लॉस दिखाना पड़ा है। तो उस चक्कर में बैंक्स के जो है थोड़े से प्रॉफिट गिर जाते हैं जब वो वन टाइम प्रोविजनिंग क्रिएट करते हैं, जो जनरली वैसे मार्च क्वार्टर में होती है, लेकिन कभी कभी दिसंबर क्वार्टर में भी बैंक कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट कम हुए हैं, वरना दूसरे दिसंबर में काफी अच्छी ग्रोथ थी। फिर दिसंबर में दोबारा से एनपीए क्रिएट हुए हैं, एनपीए राइट ऑफ हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट हल्के से गिरे हैं। डजेंट मैटर, हमें ईयरली लेवल पे भी देखना चाहिए। ईयरली लेवल पे जो इनका रेवेन्यू था वो 1500 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, बढ़ते 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 21,000 करोड़ रेवेन्यू डॉट ऑल टाइम हाई पे है, डॉट डॉट ऑल टाइम हाई पे है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, जो नेट प्रॉफिट 270 करोड़ के हुआ करते थे वो भी 10 टाइम्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 to 8 टाइम्स हो चुके हैं। 2,2400 करोड़, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 2,400 करोड़, नॉट 2,2400 करोड़। 2,400 करोड़ के प्रॉफिट हैं। सेल्स ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई। यार मैं ग्रंथ बार बार रिपीट करता हूं, जो रूल मैं फॉलो करता हूं, अगर कोई भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, तो सूनर और लेटर जनरली उसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाता है। कब जाता है ये हमें नहीं पता। तो यार बंधन बैंक फाइनेंशियली इज अ ग्रेट कंपनी। मैं इसकी होल्डिंग में भी जाके देखूं तो प्रोमोटर के पास 40% है, जो कंसिस्टेंट है। एफआईआई ने अपना स्टेक हल्का सा कम किया है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट के पास भी आटे में नमक जितना स्टेक है, एंड पब्लिक का स्टेक मात्र 21% है। 80% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। एंड आई रिपीट, जब मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में होती है, तो वो अपने फायदे के लिए वापस से ऊपर तो लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे बस ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यार बंधन बैंक में मेरे को फाइनेंशियली कोई भी कमी नजर नहीं आई है। बिजनेस इनका काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो सेल्स वगैरह में हमें दिख रहा है, एंड काफी सारे इनके रेवेन्यू अलग अलग तरीके से जो भी है ग्रो कर रहे हैं। इतना ज्यादा डिटेल में जाने नहीं वाला हूं मैं, हमें ओवरऑल दिख गया है दैट सेल्स एंड प्रॉफिट आर ग्रोइंग। अब सेल्स और प्रॉफिट क्योंकि ग्रो कर रहे हैं, मैं एक बार इसके चार्ट को देखूं, इसके चार्ट को देखूं मैं एक बार, यहाँ पे आए हम, मैंने क्लिक किया बंधन बैंक, एंड ओहो हो गाइस, बंधन बैंक तो एकदम ही धूल चाट रहा है। ठीक है, मैं ये सुपर स्ट्रेटेजी इंडिकेटर हाइड कर देता हूं। या बंधन बैंक का चार्ट आप देख रहे हो, एकदम एकदम धूल चाट रहा है, ऊपर से 78% गिरा हुआ है। तो यार देखो, पॉइंट बस इतनी सी है कि ऐसी ग्रेट कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास मिले तो काफी अच्छी बात होती है। मेरा इसमें मिनिमम टारगेट लगभग 400 के आसपास का है। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये 200 के लेवल पे भी खरीदा था, 180 पे भी खरीदा था, 220 पे भी खरीदा था, और अभी ये 150 पे है। ये 150 से 150 जीरो कहीं भी जा सकता है। दैट इज द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। वो वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हम रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है, हम रिटेलर्स को यह सिखाया जाता है, इन जनरल पूरी दुनिया ये सिखाती है कि जब स्टॉक गिरा हुआ है वो बेकार है, उसे अवॉइड करो, जब स्टॉक ऊपर है वो अच्छा है, उसे बाय करो। फॉर एग्जाम्पल बंधन बैंक को कई लोग अभी कह रहे हैं सबसे घोटिया स्टॉक है, जब ये टॉप पे जाएगा इसी को बेस्ट बोला जाएगा। सिमिलरली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब ये बैंक भी इस तरीके से नीचे गिरा हुआ था, लोग बोल रहे थे घटिया स्टॉक है, मैंने इस रेंज में कहीं पे बाय किया था 100% का टारगेट रख के, जो 2 साल के अंदर अंदर आ गया था। उसके बाद मैंने उसको बेच दिया था। लेकिन मेरा टारगेट आने से पहले, मुझे अच्छे से याद है, मैं ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूं, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। या मेरा टारगेट आने से पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मैंने इस रेंज में कहीं खरीदा था। ठीक है, मेरा टारगेट आने से पहले ये बैंक लगभग 30% गिरा था। अगर आप में ये वोलेटिलिटी देखने की हिम्मत नहीं है, तो आप बड़ा पैसा बनाना अनफॉर्चुनेटली शायद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने यहां कहीं खरीदा था इसको, मैंने 100% पैसा बना के बेच दिया। मेरा 100% कितने में हुआ, यहाँ पे 2 साल शो हो रहा है, लेकिन मेरी बुक में जितना मुझे याद है लगभग 1 साल में हुआ था। तो अब 2 साल भी मान लो, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 2 साल में पैसा डबल कर सकता है? एफडी नहीं, एफडी के 6% के हिसाब से 72, रूल ऑफ 72 फॉलो करते हुए 72/6 आपको लगेंगे 12 साल अपने पैसे को डबल करने में। म्यूचुअल फंड 12% के हिसाब से आपको लगेंगे 5 साल पैसा डबल करने में। पीएफ 7% के हिसाब से आपको लगेंगे 10 साल अपना पैसा डबल करने में। तो आपको एफडी में लग रहे हैं 12 साल, म्यूचुअल फंड में लग रहे हैं 5-6 साल, पीएफ में लग रहे हैं 10 साल, इक्विटी में 2-3 साल में पैसा डबल हो सकता है अगर आप पेशेंस से होल्ड करके बैठे तो। अनफॉर्चुनेटली यार हम रिटेलर्स की, पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?
हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम एफडी को 5-10 साल दे देते हैं। हम में एफडी को होल्ड करने का पेशेंस है, क्योंकि बैंक कहता है तुम एफडी तोड़वा के तो देखो रास्ते में, बीच में तुम एफडी तोड़वाने की हिम्मत तो करो, हम पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो हम एफडी को 5 साल दे देते हैं, हम म्यूचुअल फंड को 5 साल दे देते हैं, हम पीएफ पीपीएफ को 15 साल दे देते हैं, हम एनपीएस को 30 साल दे देते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक कहता है भाई मैं बढ़ूंगा, मेरे को 2-3 साल का समय तो दो, 4 साल का समय तो दो, हम बोलेंगे ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हें 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, बढ़ सकते हो तो बढ़ो। जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिटेलर्स लूज करते हैं। तो यार मैं जनरली टाइमलाइन देता हूं कि 6 से 12 महीने में इतना गेन आएगा। बंधन बैंक को लेके कोई टाइमलाइन नहीं है। जब 400 पे जाएगा मैं तब बेचूंगा। 2 साल भी लगते हैं तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है 180% का। 3 साल भी लगते हैं तो भी ग्रेट है। एंड यार आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स हमें जो है मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए सालों की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली रिटेलर्स महीनों में या डेली के टर्म्स में सोचते हैं। एंड डेली आपको दिख रहा है, डेली मार्केट में सिर्फ नॉइस है। आप देख पाएंगे बंधन में अभी जो उज्जीवन का भी, अगर मैं आपको एक टिपिकल सा बिहेवियर दिखाऊं, उज्जीवन इस तरीके से गिरा, देन बढ़ा, देन गिरा, देन बढ़ा, देन गिर रहा है। सिंपल सा बिहेवियर है इस तरीके का। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको हाइड करके आपको दिखाना चाहूंगा, या इस तरीके का है। अब हमें जो है यहाँ पे इन बड़े बड़े रिटर्न्स को टारगेट करना होता है। लेकिन रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर खोया हुआ है यहाँ, रोज लाल हरी लाल हरी लाल हरी मोमबत्तियों में खोया हुआ है। एंड दैट्स वाई हमारे देश का रिटेलर उतना अमीर नहीं बन पा रहा जितना अमीर उसको होना चाहिए, जितना अमीर मार्केट में काफी इजीली बना जा सकता है। नाउ बंधन बैंक में जितना मैंने लगाया हुआ है, मैंने आपको कहा था उतना तो मैंने एसबीआई कार्ड में प्रॉफिट निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा विप्रो, बाय द वे विप्रो भी मुझे डिस्कस करना था। यस, थैंक गॉड विप्रो ओपन है। विप्रो के साथ भी सेम चीज है यार। जब विप्रो बॉटम पे था ना, मुझे कितने मैसेज आते थे, विप्रो बेकार स्टॉक है, विप्रो घटिया है, विप्रो ये है, विप्रो वो है। और उसके बाद विप्रो भाई साहब 70% बढ़ गए। तो हेमंत, डायलॉग मारना तो एक तरफ है कि आपने विप्रो में 70% लोगों ने कमा लिया होता। क्या आपने कमाया? क्या आपने विप्रो में 70% कमाया? तो यार ये रही मेरी पीएनएल स्टेटमेंट। विप्रो में 118 28 मतलब 1:2 का स्प्लिट हुआ है। तो मैंने 180 के भाव के अराउंड बाय किया था, 300 पे बेच दिया। 70% रिटर्न इन लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल से पहले पहले मैं रीलोड करके भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों की तसल्ली रहे। ठीक है, तसल्ली होनी चाहिए यार, बहुत ज्यादा होनी चाहिए तसल्ली, ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि हाँ बंदे ने सही में 70% के रिटर्न्स विप्रो में निकाले हैं। क्योंकि मैंने विप्रो में ऐसे रिटर्न्स निकाले हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने एसबीआई कार्ड में इस तरीके के रिटर्न्स निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एसबीआई कार्ड में इस तरीके के रिटर्न्स निकाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस कि बंधन बैंक में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा बस मेरे को ये नहीं पता। एसबीआई कार्ड में 280 प्लस 77 प्लस 11, आप कर लो यार मैथ, मेरे को इतनी गणित नहीं आती है कि मैं अभी क्विकली करके दिखाऊं। लेकिन 3.5 लाख के आसपास के रिटर्न हैं ये, प्रॉफिट्स हैं ये। एंड इतना मैंने बंधन बैंक में लगा दिया। तो मेरा पैसा, आई रिपीट, 40 अलग अलग कंपनियों में लगा होता है। 40 में से कौन सी पहले बढ़ेगी मेरे को नहीं पता। जो पहले बढ़ेगी मैं रूल बेस्ड उसको पहले सेल कर दूंगा। प्लीज डाइवर्सिफिकेशन रूल को फॉलो करो। हम रिटेलर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब स्टॉक गिरता है हम कंपनी को बेकार मान लेते हैं, लेकिन कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी ग्रेड कर रही है। जब स्टॉक बढ़ता है हम कंपनी को अच्छा मान लेते हैं। नहीं, स्टॉक का गिरना एंड स्टॉक का बढ़ना सिंपल अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में थी, मार्केट में है, मार्केट में रहेंगी। आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मोनेटाइज करना आना चाहिए, अच्छी कंपनी को सस्ते में खरीदना आना चाहिए। आई थिंक आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अलॉट, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रूल ब्रेक मत करना, बिना स्टॉप लॉस के काम करो। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं एटलीस्ट, क्योंकि अगर मैंने एसबीआई कार्ड में भी स्टॉप लॉस लगाया होता, ये जो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके दिखा पा रहा हूं, अगर मैंने एसबीआई कार्ड में भी स्टॉप लॉस लगाया होता तो मेरा 50,000 का स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाता। एसबीआई कार्ड की इन जो मैंने 3 लॉट फ्यूचर बाय किए थे, इन्होंने मेरे को बकायदा 50 लाख का 50,000 का लॉस शो किया था। स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो हिट हो जाता। रिटेलर्स यही गलती बार बार कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन फॉलो नहीं करते हैं। एंड ग्रेट कंपनीज जब सस्ते में आती है डर के दुम दबा के बैठ जाते हैं, डर के दुम दबा के बैठ जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट 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 मिस्टेक दैट रिटेलर्स आर डूइंग, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो लोग बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे। I request you once and for all and once again, please follow the rules, please don't break the rules। प्लीज जब आप इस तरीके की लर्निंग अपने पोर्टफोलियो में भी आप इंप्लीमेंट करोगे, 40-50 अलग अलग स्टॉक्स में काम करोगे, इंडिविजुअल स्टॉक कितना गिरा वो मत देखो। पूरा पोर्टफोलियो, पूरी मार्केट ही अगर 12% डाउन है तो क्या आपका पोर्टफोलियो 20-40% गिर गया? क्या नहीं।
मार्केट अभी 15% डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो भी 13% डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम पे जाएगी, मेरा पोर्टफोलियो मेरे को ज्यादा गेन दे चुका होगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजीज इस तरीके से डिजाइन है कि जब मार्केट साइडवेज भी होती है, कोई ना कोई स्टॉक टारगेट पे जाते रहता है, एंड वहां पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट, बड़े आराम से, बड़े मजे मजे से मैं प्रॉफिट बुक करते रहता हूं। इफ वी वांट टू मेक बिग मनी, हमें भी इस तरीके के डिसीजंस साथ में मिलकर लेने होंगे, तभी हमारा देश अमीर बनेगा, एंड तभी हम एज अ रिटेलर अच्छे से अपनी कंट्री के ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।